बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी गरीबी का आलम ये था कि अक्सर उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जी सुनिए, आज तो घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा है। कल भी हमने बस पानी पीकर रात गुजारी थी। क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरे जाल में भले ही मछलियां कम फंसती हो, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, पर ये गरीबी हमें जीने कहाँ दे रही है। आप जाइए, शायद आज नदी मैया हमारी सुन ले। तुम चिंता मत करो, आज मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कुछ खाने का इंतजाम न हो जाए। भारी मन और एक नई उम्मीद के साथ भोला अपनी रोजी रोटी की तलाश में नदी की ओर निकल पड़ा। हे ईश्वर, आज मेरी लाज रख लेना। मेरी पत्नी की आंखों में अब और भूख नहीं देखी जाती। भोला जाल फेंकता है कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे झाड़ियों में फंसी एक चीज पर पड़ती है। अरे, ये यहाँ झाड़ियों में क्या फंसा है? ये तो कोई टोकरी लग रही है। ये तो सचमुच एक टोकरी है, लेकिन ये यहाँ फंसी कैसे और इसमें है क्या? भोला डरते डरते टोकरी का कपड़ा हटाता है। हे भगवान, एक बच्चा इस टोकरी में! वो चारों ओर देखता है कि कहीं कोई है तो नहीं। इतने प्यारे बच्चे को कोई नदी में कैसे बहा सकता है? हे ईश्वर, कैसी दुनिया है ये! इस नन्ही सी जान का क्या कसूर था? बच्चे की उस मासूम मुस्कान ने भोला का दिल जीत लिया। उसे उस नन्ही जान में भगवान का रूप दिखाई देने लगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। शायद भगवान ने आज मेरी झोली में मछली नहीं बल्कि तुम्हें डाला है। चलो बेटा, मेरे घर चलो। भूख और गरीबी की चिंता को पीछे छोड़ भोला उस बच्चे को टोकरी में रखकर अपने घर ले आया। आ गए आप? क्या लाए? बड़ी मछली मिली क्या? आज तो चूल्हा जलेगा ना। सुधा की नजर भोला के खाली जाल और सर पर रखी टोकरी पर जाती है। सुधा, आज मैं मछली तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन नदी मैया ने हमें उससे भी बड़ा खजाना दिया है। खजाना? क्या मतलब? इस टोकरी में क्या है? सुधा टोकरी के पास आती है और कपड़ा हटाती है। बच्चा देखकर वो चौंक जाती है और पीछे हट जाती है। हे भगवान, ये तो एक बच्चा है। ये किसका बच्चा है? आप इसे यहाँ क्यों ले आए? ये मुझे नदी में बहता हुआ मिला। वो झाड़ियों में फंसा था। अगर मैं इसे वहाँ छोड़ देता तो ये मर जाता। सुधा, पर स्वामी, आप ये क्यों नहीं समझते? हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं। हमारे पास खुद का पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। इस नन्ही जान को क्या खिलाएंगे? हम इसकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? भाग्यवान, घबराओ मत। कहते हैं ना, बच्चे अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं। जिसने इसे बचाया है वो इसके खाने का भी इंतजाम करेगा। एक बार इसके मासूम चेहरे को तो देखो। क्या हम इसे वहाँ बेसहारा मरने के लिए छोड़ देते? सुधा धीरे से बच्चे की ओर देखती है। सुधा का दिल पिघल जाता है। कितना सुंदर है ये, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगता है। आप ठीक कहते हैं, हम भूखे रह लेंगे पर इसे कुछ नहीं होने देंगे। आज से ये हमारा बेटा है। तो फिर इसका नाम भी रख देते हैं। ये हमें नदी से मिला है, हम इसे सागर कहेंगे। उस दिन उस गरीब झोपड़ी में भले ही अनाज का दाना नहीं था, लेकिन एक नन्ही किलकारी ने उन्हें एक बड़ी खुशी दी। उसकी भूख मिटाना भोला के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। घर में दूध की एक बूंद भी नहीं थी और बच्चा भूख से बिलख रहा था। सुनिए, मुन्ना भूख से तड़प रहा है। अगर इसे अभी दूध नहीं मिला तो ये बीमार पड़ जाएगा। आप कुछ करते क्यों नहीं? जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है सुधा, लेकिन मैं इस बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाता हूँ सुधा, मैं कुछ इंतजाम करके जरूर लाऊंगा। वो अपने घर से निकल गया। उसे नन्हे बच्चे का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। भोला गांव के अमीर सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा। सेठ अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। अरे भोला, आज रास्ता कैसे भूल गया जो यहाँ मुंह उठाए चला आया? सेठ जी, आज बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। घर में राशन नहीं है। उधार? अरे तेरा पुराना हिसाब तो चुकाया नहीं गया और नया मांगने आ गया। और तुझे राशन किसके लिए चाहिए? तू और तेरी बीवी तो पानी पीकर भी सो जाते हो ना। नहीं मालिक, मेरा बेटा भूख से रो रहा है। उसके लिए दूध खरीदना है। बेटा? अरे भोला, तेरी शादी को तो बरसों हो गए, घर में किलकारी गूंजी नहीं। ये बेटा कहाँ से टपक पड़ा? कहीं तेरा दिमाग बच्चे के लिए सटिया तो नहीं गया है? नहीं मालिक, वो मुझे लावारिस पड़ा हुआ मिला। अनाथ था तो मैंने गोद ले लिया। वाह रे भोला, खुद के खाने को दाने नहीं और चले हैं नवाब बनकर अनाथालय खोलने। अरे जब अपनी पेट की आग नहीं बुझती तो दूसरे का बोझ क्यों उठाया? बड़ा आया दानी।
मालिक आप जो चाहे कह ले, मेरा मजाक उड़ा ले, बस कुछ पैसे दे दे, मैं पाई पाई चुका दूंगा, बच्चे की जान का सवाल है। ले पकड़, और याद रखना अगले महीने ब्याज समेत वापस चाहिए। चल अब निकल यहाँ से। भगवान आपका भला करे सेठ जी। सेठ की कड़वी बातें भोला के दिल में चुभ गईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया। भोला राशन और दूध लेकर शाम को घर आता है। ले आए राशन और दूध, लेकिन आप पैसे कहाँ से लाए? मैंने गांव के सेठ से कुछ कर्ज लिया है, उसी से सारा सामान लाया हूँ। लेकिन वो सेठ तो बिना गिरवी रखे कुछ नहीं देता, और वो बात बात पर बेइज्जत भी करता है। इज्जत का क्या है भाग्यवान, इस नन्ही जान की भूख के आगे मेरा सम्मान कुछ भी नहीं। ये लो दूध, पहले मुन्ना को पिला दो। देखिए पेट भरते ही कैसे चैन से सो गया, लेकिन आप उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, मैं तो खुश हूँ। सेठ ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं गरीब होकर बच्चे को कैसे पालूंगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया है सुधा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, पर इस सागर को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। समय पंख लगाकर उड़ता गया। भोला और सुधा ने अपनी जरूरतें मार कर सागर को पाला। दिन रात की मेहनत ने भोला की उम्मीद को तोड़ा और भूख ने शरीर को। बहुत हो गया रोना धोना, 20 साल से कल दूंगा परसों दूंगा सुन रहा हूँ। मैं तुझे कल शाम तक का समय देता हूँ, अपना बोर या बिस्तर बांधना और दफा हो जाना। कल शाम को मेरे आदमी आएंगे और तेरी उस झोपड़ी में आग लगा देंगे, फिर तुझे सामान निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा। चल दफा हो यहाँ से, भिखारी कहीं का। हे ईश्वर, क्यों? मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, फिर भी हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो पापी सेठ हमें कुचलना चाहता है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या गरीबी ही हमारी किस्मत है? सब कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो मेहनत करने वालों को सूखी रोटी भी नसीब नहीं। अगर आज कुछ नहीं मिला तो मैं कभी इस नदी पर नहीं आऊंगा। लगता है आज भी किस्मत खराब है। जाल बिल्कुल हल्का है। वो जाल निकालता है तो उसमें एक सुनहरे रंग की मछली फंसी होती है। मुझे जाने दो सागर, मुझे छोड़ दो। तुम बोल सकती हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो एक मामूली मछुआरा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है। सागर, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम एक नन्हे बच्चे थे और एक टोकरी में बहते हुए यहाँ आए थे। मैंने ही उस दिन तुम्हारी टोकरी को झाड़ियों में अटकाया था ताकि तुम्हारे पिता भोला तुम्हें पा सकें। क्या कहा तुमने? टोकरी बहते हुए आया था? झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपने पिताजी और माँ सुधा का बेटा हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। तुम जरूर कोई भूत या काली शक्ति हो। सच कड़वा होता है सागर, पर यही सच है। किसी ने तुम्हें निर्दयता से नदी में बहा दिया था। तुम डूबने ही वाले थे कि मैंने ही तुम्हारी टोकरी को झाड़ियों में अटकाया था ताकि भोला की नजर तुम पर पड़े। सागर के घुटने कमजोर पड़ जाते हैं। वो धम से जमीन पर बैठ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं उनका बेटा नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे इतना प्यार क्यों दिया? खुद भूखे रहे पर मुझे खिलाया, गरीबी में रहे पर मुझे पालने के लिए दुनिया से लड़ गए। क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है सागर। उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया लेकिन तुम्हें जीवन दिया है। वे ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। हे देवी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगता था मेरे माँ बाप गरीब और बेबस हैं, लेकिन वो तो दुनिया के सबसे अमीर दिल वाले इंसान हैं। उन्होंने एक अनाथ को अपना नाम दिया। जाओ देवी, आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच बताया है। मैं आपकी जान नहीं ले सकता। सागर ने मछली को जीवन दान दिया। तभी पानी में एक हलचल हुई। तुम्हारी सच्चाई और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया सागर। तुमने अपनी भूख से ज्यादा मेरे जीवन को महत्व दिया। ये लो मेरा आशीर्वाद, ये मनोकामना अंगूठी है। अब से तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे तुम जो भी मांगोगे वो पलक झपकते ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। पैसा, अनाज, कपड़े, महल, जो मांगोगे वो मिलेगा। बस अपनी आंखें बंद करना और दिल से मांगना। जो मांगूंगा वो मिलेगा? क्या सच में? हाँ, लेकिन याद रखना सागर, ये अंगूठी इंसान की नीयत पहचानती है। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा ये तुम्हारा साथ देगी। मछली चमकते हुए पानी की गहराइयों में ओझल हो जाती है। सागर के हाथों में अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। उस भारी सच को अपने सीने में दबाए सागर घर की ओर लौटा। आज उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी थी। रात हो चुकी थी। सागर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता है। कब तक, आखिर कब तक हम ऐसे जिएंगे? कल सेठ आएगा और ये छत पे छीन लेगा। आज तो घर में पानी के अलावा कुछ नहीं है। वो बेटा सुबह से भूखा है। जब वो आएगा तो मैं उसे क्या दूंगी?
हिम्मत रखो सुधा, मैंने अपना गुर्दा बेचने की बात की है, शायद उससे कुछ पैसे मिल जाएं। नहीं पिताजी, अब आपको अपना शरीर बेचने की जरूरत नहीं, आपका बेटा आ गया है। आ गया मेरा लाल, क्षमा कर दे बेटा, आज माँ तेरे लिए खाना नहीं बना पाई। माँ, आज तुम खाना नहीं बनाओगी? देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ, जादुई अंगूठी। क्या कह रहा है बेटा, तुझे कहीं बुखार तो नहीं? नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो अंगूठी को रखता है और आंखें बंद करके कहता है, हे जादुई अंगूठी, अगर तुम सच्ची हो तो मेरी माँ और पिता के सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाए। भोला और सुधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये सपना है क्या? इतना सारा खाना? सागर, ये सब कहाँ से आया? तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया? नहीं बाबा, ये जादू टोना नहीं, ये आपकी अच्छाई का फल है। आप दोनों ने पूरी जिंदगी अपने बेटे को पालने में लगा दी, आज भगवान ने उसका हिसाब चुकता किया है। खाइए माँ, आज पेट भर कर खाइए। तीनों बैठकर खाना खाते हैं। गरीबी के अंधेरे में आज पहली बार वहाँ दिवाली जैसी खुशी थी। पेट की आग बुझी तो चिंता ने फिर सिर उठाया। बेटा, खाना तो मिल गया, लेकिन कल वो सेठ आएगा, उसका 5 लाख का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? ये खाना तो हम उसे नहीं दे सकते। आप चिंता मत कीजिए बाबा, कल जब सेठ आएगा तो उसे वो मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आप बस चैन से सो जाइए। रात गहरी हो चुकी थी। जब भोला और सुधा सो गए तो सागर घर के बाहर निकला। उसने एक बार अपने माता पिता के उस टूटे हुए आशियाने को देखा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में एक अजीब सी खलबली मच गई। जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनके कदम वहीं जम गए। अरे भाई, मुझे चिकोटी काटना जरा, कहीं हम सपने में तो नहीं हैं? क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये भोला मछुआरे का ही घर है ना? हाँ भाई, जगह तो वही है, पर ये महल रातों रात कैसे हो गया? ये तो सेठ करोड़ीमल की हवेली से भी शानदार है। लगता है भोला की कोई लॉटरी लग गई है, या भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। आज उस भोला की खाल खींच लूंगा, अगर पैसे नहीं दिए तो बुलडोजर चलवा दूंगा। अरे, हम रास्ता भूल गए क्या? ये किस राजा का महल है? कल तक तो यहाँ भोला की झोपड़ी थी। ये मेरी हवेली से भी बड़ा घर किसका है? मालिक, हम रास्ता नहीं भूले हैं, मुझे लगता है ये भोला का ही घर है। अरे ओ भोला, ये सब क्या है? रात भर में तूने अलादीन का चिराग घिस दिया क्या? इतना पैसा कहाँ से आया? मालिक, मुझे तो खुद नहीं पता, ये सब मेरे बेटे सागर का चमत्कार है। चोरी डकैती तो नहीं की? खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। घर नया हो या पुराना, मेरा कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। ला, निकाल मेरे 5 लाख। बिल्कुल सेठ जी, हम गरीबों के पास और कुछ हो ना हो, पर ईमानदारी जरूर होती है। ये लीजिए आपके 5 लाख मूल, और ये लीजिए 2 लाख अतिरिक्त, आपके इतने सालों के इंतजार का फल। अरे वाह बेटा, मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। भोला तो मेरा पुराना यार है। घर बहुत सुंदर बनाया है भाई। सेठ को पैसे मिल गए, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। ये कल का छोकरा रातों रात अमीर कैसे बना? जरूर इसके हाथ कोई खजाना लगा है। पता लगाओ कालिया, आखिर इसके पास ऐसा क्या है? वो खजाना अब मेरी तिजोरी में होना चाहिए। सागर ने अपनी जादुई अंगूठी से अपने माता पिता के लिए महल तो बना दिया, लेकिन उसके दिल का खालीपन अभी भी भरा नहीं था। मछली के वो शब्द तुम बहते हुए आए थे उसके कानों में गूंज रहे थे। हे जादुई शक्ति, तुमने मुझे रंग से राजा बना दिया, लेकिन मुझे ये बताओ, मैं हूँ कौन? मेरा खून किसका है? और मेरे असली माता पिता कौन है? ये कहानी शुरू हुई थी 25 साल पहले रत्नगढ़ राज्य में, जहाँ के राजा सूर्य प्रताप सिंह न्याय के देवता थे, लेकिन उनका महामंत्री एक लालची नाग था। महामंत्री जोरावर, हमने तुझे भाई समझा और तूने राज्य का खजाना लूटने की कोशिश की। तेरी सजा मौत है, लेकिन पुरानी वफादारी की खातिर हम तुझे जीवन दान देते हैं। निकल जा हमारे राज्य की सीमाओं से। अगर दोबारा दिखा तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। याद रखना सूर्य प्रताप, आज तू मुझे निकाल रहा है, लेकिन एक दिन मैं जरूर लौटूंगा। मालिक, खबर पक्की है, राजा सूर्य प्रताप और रानी वृंदा बच्चे की पूजा के लिए नदी के रास्ते जल मंदिर आ रहे हैं। उनके साथ सेना नहीं आएगी। 5 साल इंतजार किया मैंने इस घड़ी का। जाओ, नदी के किनारे उनको घेर लो। न राजा बचना चाहिए, न रानी, और ना उनका वो नवजात बच्चा। उन तीनों को काट कर नदी में बहा देना। उस दिन राजा सूर्य प्रताप, रानी वृंदा और उनकी सबसे वफादार दासी सुमित्रा एक रास्ते से नदी किनारे बने प्राचीन मंदिर जा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? मेरा मार्ग छोड़ो।
भागने का कोई रास्ता नहीं है महाराज। महामंत्री जोरावर सिंह ने आपका सिर मांगा है। सुमित्रा, रानी को लेकर यहाँ से भागो, बच्चे को बचाओ। तभी एक पीछे से राजा पर हमला कर देता है। राजा घायल हो जाते हैं। सुमित्रा, टोकरी खाली करो जल्दी। दासी सुमित्रा तुरंत टोकरी से फूल और नारियल जमीन पर गिरा देती है। रानी अपने रोते हुए बच्चे को खाली टोकरी में लिटा देती है। मेरे बच्चे, आज से ये नदी ही तेरी माँ है। जाओ मेरे लाल विजय, नियति तुम्हें बचाएगी। दासी और रानी टोकरी को नदी के तेज बहाव में धकेल देती हैं। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माँ ने मुझे नदी में इसलिए नहीं फेंका था कि वो मुझे छोड़ना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो मुझे इस जालिम दुनिया से बचाना चाहती थी। करोड़ीमल, तो तुम हो वो सांप। तुम सेठ नहीं, तुम मेरे माता पिता के हत्यारे हो, और मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पला बढ़ा। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों कांप रहा है? बाबा, मुझे सच बताइए, अभी जिस दिन मैं मिला था, क्या मेरे पास कोई निशानी थी? सच बोलिएगा पिताजी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। भोला समझ जाता है कि अब राज छुप नहीं सकता। वो चुपचाप अंदर जाता है और एक तावीज निकाल कर लाता है। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने 20 साल ये राज सीने में दफन रखा। जिस दिन तू मिला था, उस टोकरी में ये राज मुद्रा थी। मैं समझ गया था कि तू किसी राजा का बेटा है और तेरे पीछे दुश्मन लगे हैं, इसलिए मैंने झूठ बोला कि तू लावारिस है। पिताजी, आपने झूठ नहीं बोला, आपने एक राजवंश को बचाया है। पिताजी, माँ, आपने मुझे पाल कर बड़ा किया, लेकिन अब मुझे अपनी जन्मभूमि का कर्ज चुकाना है। मुझे रत्नगढ़ जाना होगा। जा बेटा विजय, अपना हक मांग और उस पापी को सजा दे। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। अगर तुझे जाना है बेटे तो जा, लेकिन माँ का दिल यहीं छोड़कर मत जाना। माँ, आप ही मेरी माँ हो। जिसने जन्म दिया उसने जान दी, लेकिन जिसने भूखे पेट मुझे खिलाया वो आप हो। मैं अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। हे जादुई शक्ति, मुझे और मेरे परिवार को अभी इसी वक्त रत्नगढ़ राज्य में ले चलो। रुको, तुम लोग कौन हो? ये शाही किला है, यहाँ भिखारियों का आना मना है। अपनी जुबान को लगाम दो सैनिक। तुम जिसे रोक रहे हो वो इस किले का मालिक है। मैं युवराज विजय सिंह हूँ। रास्ता छोड़ो, मुझे दरबार में जाना है। एक और पागल आ गया। हर महीने कोई ना कोई उठकर आता है और खुद को राजकुमार बताता है। भाग जाओ यहाँ से, वरना कोड़े पड़ेंगे। कौन हो तुम युवक, और बिना अनुमति दरबार में घुसने का साहस कैसे किया? प्रणाम सेनापति जी, मैं अनुमति मांगने नहीं, अपना अधिकार मांगने आया हूँ। अधिकार? कैसा अधिकार? वही अधिकार जो 20 साल पहले इस सिंहासन से छीन लिया गया था। मैं राजा सूर्य प्रताप का बेटा विजय सिंह हूँ। खामोश, कैसा मजाक है? ये कैसे संभव हो सकता है? राजकुमार की 20 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मैं मजाक करने नहीं आया काका, मैं सबूत लाया हूँ। क्या आप इस निशानी को पहचानते हैं? ये तो महाराज की ही राजमुद्रा है। ये नक्काशी ये कोई नहीं बना सकता, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? सच बोलो युवक, ये तुम्हें कहाँ मिला? ताबीज असली होने का मतलब ये नहीं कि तुम भी असली हो। मुझे ये कहीं से नहीं मिला, ये मेरे पास बचपन से है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे पूछिए। मैं भोला हूँ, पड़ोसी गांव का एक गरीब मछुआरा। 20 साल पहले में मुझे नदी के किनारे एक टोकरी मिली थी। उसमें ये बच्चा था और उसी में मुझे ये तावीज मिला था। मुझे लगा अगर मैं ये राज खोलूंगा तो इसके दुश्मन इसे मार डालेंगे, इसलिए मैंने इसे अपना बेटा बनाकर पाला। लेकिन ये मेरा खून नहीं, ये आपका ही खून है मालिक। सेनापति का सख्त चेहरा पिघल जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे ईश्वर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप जीवित हो। तुम साक्षात महाराज सूर्य प्रताप की परछाई। अब सागर एक मछुआरा नहीं, रत्नगढ़ का राजा था। अब उसका अगला कदम था अपने माता पिता के हत्यारे को सजा देना। मेरा राज्य वापस मिल गया, लेकिन मेरा बदला अभी अधूरा है। अरे भाई, ये तो अपना सागर है। ये तो राजा बन गया। तू सागर? ये क्या है? तू राजा कैसे बन गया? मैं सागर नहीं हूँ महामंत्री जोरावर। मैं वो विजय हूँ जिसके माँ बाप को तूने 20 साल पहले मरवा दिया था। सूर्य प्रताप का बेटा? नहीं, वो तो मर गया था। ये नामुमकिन है। तेरी गद्दारी ने मुझे डुबोया था, लेकिन मेरे नसीब ने मुझे बचा लिया। आज मैं तेरा हिसाब करने आया हूँ। मुझे माफ कर दे महाराज, मैं तो बस।
माफी गलतियों की होती है गद्दार, पाप की नहीं। तूने मेरे माता पिता को मारा, मेरे राज्य को लूटा और मेरे पालक पिता को सालों तक सताया। सेनापति, इसे मौत मत देना। इसे काला पानी की उस काल कोठरी में डालो जहाँ ये हर रोज अपनी मौत की भीख मांगे और इसे मौत ना मिले। इसे पता चलना चाहिए कि नरक क्या होता है। सैनिक उसको काल कोठरी में बंद करने ले जाते हैं। पिताजी, माँ, चलिए, अब ये गांव नहीं, वो राजमहल आपका घर है। बेटा, तूने साबित कर दिया कि परवरिश खून से बड़ी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में मान के चलिए कि सेबी का डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 90% करीब, देखिए 90% करीब 90% क्या है, वो लॉस में है। तो लॉस में क्यों है? खास करके बिगनर्स या जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी लॉस होता है लोगों, लेकिन उनका लॉस लिमिटेड रहता है। लेकिन बिगनर्स क्या है कि लॉस लेते रहते हैं, समझ गए, मतलब कंटिन्यू। इसलिए ये डाटा 90% है, यानी 10% ही जो है ये प्रॉफिटेबल है शेयर मार्केट में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो कॉमन मिस्टेक होता है 10 मिस्टेक्स ऐसा है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, इसको सुधार लेंगे ना, तो पक्का है कि आप 90% जो लॉस में है उसमें से निकल के इसमें आ जाएंगे 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को अच्छे से बना रहा हूँ आप लोग के लिए, अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए और सीखिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लॉस का चांस आपको मात्र 10% रह जाएगा, जहाँ की 90%। ठीक है, तो देखिए पहला मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं ना, देखिए पहले बिगनर्स था मैं भी मिस्टेक किया हूँ, लेकिन मैं बहुत हद तक सुधर चुका हूँ। ठीक है, जो बात है सो क्लियर है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लॉस मेरा भी हुआ है, लेकिन अब पहले ऐसा नहीं होता, मैं डिसिप्लिन के साथ अपडेट करता हूँ। फिलहाल देखिए पहला जो गलती क्या होता है, देखिए बिना सीखे ट्रेड करना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप मान के चलिए, बिना क्या है ना, जैसे कि आप लोग कुछ सीखे ही नहीं है कि चलिए शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पैसा बनता है, तो आप लोग क्या किए ना, बिना सीखे क्या किए आप लोग है ना, ट्रेड कर रहे, समझ गए। उसमें क्या है, आपको यूट्यूब में देखे, अरे ये तो इतना का 10 लॉट से लोग इतना 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, इतना का प्रॉफिट हो गया। टेलीग्राम पे आप लोग को क्या मिलता है, टिप्स मिलता है। ये स्टॉक या फिर ये प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको बाय कर लो। मतलब नॉलेज बोल के कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो। नॉलेज बोल के क्या है, जीरो, समझे। नॉलेज बोल के जीरो है, कुछ नॉलेज है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, रिस्क उनका क्या होता है, हाई हो जाता है। क्योंकि नॉलेज बोल के क्या है, नॉलेज बोल के जीरो है। वो क्या कर रहे, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब का वीडियो या टिप्स लेकर के वो कर रहे, करने के बाद वो बिना सीखे ट्रेड कर रहे, समझ गए। तो पहला मिस्टेक तो ये हो जाता है ना कि वो बिना सीखे ही ट्रेड कर रहे, मतलब वो सीखे है ही नहीं, और क्या है, ट्रेड कर रहे। तो क्या है, सबसे बड़ा मिस्टेक है टिप्स का चक्कर में। ठीक है, दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा मिस्टेक ये होता है कि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस जिसको हम लोग एसएल ही बोलते हैं शॉर्ट में, एसएल। तो ये क्या, ये एकदम मैंडेटरी है। एसएल जो है, अगर आप कोई भी स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल या कुछ भी लिए, ऑप्शन में कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो एसएल तो आपको एकदम मैंडेटरी है। तो एसएल तो आपको इसमें लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, आपको जहाँ 50 रुपये का लॉस होने का रहेगा ना, मान के चलिए आपने कोई भी ट्रेड या स्टॉक में 500 रुपये लगाया, मैं कम अमाउंट से बता रहा हूँ। ठीक है, आपने 500 लगाया, ठीक है, आपको इसमें 50 रुपये का लॉस लेना था, लेकिन आपके डायरेक्शन में ये नहीं गया, स्टॉक या फिर ऑप्शन या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो क्या करेगा, आपका 500 का 500 पूरा ये ख़त्म कर देगा, समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस, कि मुझे इतना ट्रेड में, मैंने इस ट्रेड में 500 लगाया हूँ, तो मुझे 5 रुपये का लॉस लेना है या 10 रुपये का लॉस लेना है या जितना का भी लॉस लेना है, समझ गए। तो मैंडेटरी क्या होता है, एसएल नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, समझ गए। कैपिटल मतलब पूरा जो है ना आपका कैपिटल, वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, पूरा वाइप आउट हो जाता है, समझ गए, पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा, समझ गए। तो दूसरा मिस्टेक्स क्या है, स्टॉप लॉस ना लगाना, समझ गए। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, क्या कि बिना सीखे ट्रेड नहीं करना, तो नहीं करना मतलब नहीं करना। टेलीग्राम टिप्स यूट्यूब में देख के कितना का प्रॉफिट हो गया, चलो मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, तो वो सब नहीं करना है। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, एसएल वो तो एकदम लगाना ही लगाना है, समझ गए। अब देखिए तीसरा मिस्टेक में क्या आता है, देखिए तीसरा मिस्टेक, ये देखिए
ये जो मैं आप सबको बता रहा हूँ सब आप एकदम सीख लीजिए, लॉस होगा ही नहीं, होगा लेकिन छोटा लॉस होगा, लेकिन आप लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा में देखिए जो एकदम बेस्ट या फिर आप मेन जिसको बोल सकते हैं, समझे, तीसरा हमें क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओटी शॉर्ट में लिखा हूँ। देखिए अब क्या किए, अब मान लीजिए कोई ट्रेड में 1000 रुपये लगाए, 1000 आपने कोई ट्रेड में लगाया, ठीक है, एक ट्रेड में मान लीजिए 1000 लगाया। अब आपका क्या हुआ, 1000 में मान के चलिए आपने एसएल भी लगाया, चलिए एसएल भी आपने लगाया था, लेकिन क्या हुआ आपका, चलिए इस ट्रेड में मानिए एसएल था 200 रुपये चला गया, 200 रुपये चला गया। ठीक है, मेरा बात समझिएगा, आपने एसएल भी ठीक किया लगाया, आप अपने तरीके से लगाए, आपने टेलीग्राम टिप्स वगैरह कुछ नहीं देखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ आपने 1000 लगाया, उसमें क्या हुआ आपका एसएल लग गया 200 का। ठीक है, आपका एसएल लग गया 200 रुपये चला गया। अब आपको फिर से ट्रेड दिख रहा है, समझ गए, ये मान के चलिए चार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर सोच रहा है कि मैं यहाँ पे फिर एंट्री लूँ। ठीक है, यहाँ आपकी कि यहाँ से लगता है फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ नीचे आ गया, नीचे आ गया तो यहाँ लॉस हो गया। मान के चलिए यहाँ से लॉस हो गया आपका 200 रुपये, चलिए लॉस हो गया, ठीक है वो हो गया। लेकिन अब क्या है ना, ट्रेडर्स के माइंड में ये बैठ जाता है ना कि मुझे ये 200 रुपये रिकवर करना है। अब अगर आप चार्ट के सामने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा ये 200 रुपये मेरा कुछ रिकवर करना है, मेरा 200 चला गया, मेरा ऐसा चला गया, मेरा ट्रेड सही था, चलो मैं फिर यहाँ से अब क्या करूँगा, बाय कर लूँगा। अगर वो बाय करके लेते चलिए यहाँ से उनको प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया उनका, अब वो चलिए ग्रीन में आ गए, 200 रुपये का चलिए उनको 500 प्रॉफिट हो गया, 300 प्लस में, समझ गए, 300 क्या हुए वो प्लस में 300 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे 300 रुपये फिर यहाँ सोचेंगे फिर बाय करेंगे, तो क्या होगा, अब क्यों 300 का फिर एसएल दिए, मतलब उनका 300 का एसएल भी चला गया क्योंकि 300 प्रॉफिट में थे, मान के चलिए टोटल उनका क्लीन हो गया, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, समझ गए। लेकिन देखा जाए तो उनको लग रहा है फिर मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो ये हो जाता है ओवर ट्रेडिंग, समझ गए। ओवर ट्रेडिंग करते करते मतलब आपका जितना भी लॉस हुआ 500 1000 या कितना भी लॉस हुआ, मान के चलिए कुछ भी लॉस हो गया आपका, ठीक है 1K 2K या 5K कितना भी लॉस हो गया या 500 ही लॉस हो गया, तो आप क्या सोचते हैं ना कि इसको मैं रिकवर कर लूँगा, समझ गए, आज ही करिए आज ही रिकवर करूँगा। तो ये जो रिकवर का चक्कर में ना आप लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग कि ईला मेरा आ जाए उसके बाद मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ओवर ट्रेडिंग में एक तो इधर आपका एसएल जा रहा है या जो भी जा रहा है कैपिटल जा रहा है, ऊपर से आपको क्या लग रहा है ब्रोकरेज भी लग रहा है, ऊपर से आपको क्या रहा है ब्रोकरेज चार्ज भी लग रहा है, समझ गए, आपको ब्रोकरेज चार्ज भी लग रहा है, समझ गए। तो तीसरा में क्या, ओवर ट्रेडिंग एकदम मत कीजिएगा तो फिर वही होगा आपका, एक तो ब्रोकरेज भी जाएगा, ऊपर से कैपिटल भी डीमेट अकाउंट में वो भी खत्म होते चला जाएगा, समझ गए। तो मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि ओवर ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए एकदम, समझ गए, एकदम करना ही नहीं है, एकदम एकदम अवॉइड कर देना, एकदम मतलब करना ही नहीं है एकदम, समझ गए। ठीक है, चौथा में आइए, देखिए चौथा में ये है चौथा में क्या है, अब आप क्या करते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी ट्रेड पे मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, आपको पहले तो टेक्निकल एनालिसिस ये सब आना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपको ये सब टेक्निकल वगैरह ये सब आना चाहिए। ठीक है, अब बिना कोई सिर पैर का अंधाधुन क्या करे ट्रेड ले रहे, आपको लग रहा है कुछ नहीं, सिर्फ आप फॉर्मो में ले रहे कि अरे यहाँ से मेरा ट्रेड मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ चलो फिर ले लेते हैं, यहाँ से आपने यहाँ लिया, यहाँ का आपको प्रॉफिट हो गया, आपने क्या किया प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर यहाँ आगे नीचे आ गया, फिर आपने एसएल यहाँ दिया था, आपको क्या हो गया यहाँ से यहाँ तो एसएल आपको लग गया यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपने किया प्रॉफिट में, फिर यहाँ से आपने ऐसे ले लिया, फिर आपको लग रहा है फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से मान के चलिए, या फिर आपको नीचे लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आपने ले लिया, फिर आपको मान के चलिए यहाँ पे लॉस हो गया, मान के चलिए या आपने यहाँ से नीचे का ले लिया था, फिर आपको मतलब कहीं भी कोई भी ट्रेड में अंधाधुन नहीं घुसना आपको, समझ गए, मतलब कि कोई ट्रेड मतलब कोई सेटअप बना ही नहीं आपका कोई सेटअप, समझ गए, आपका कोई सेटअप बना ही नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ना, फोमो में एंट्री ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना, फोमो में एंट्री ले रहे हैं, अरे मेरा ये ट्रेड निकल जाएगा, छूट जाएगा, अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने यहाँ बाय किया, ऊपर जा रहा, बाय किया नीचे आ गया, समझ गए, या फिर आपने यहाँ बाय कर लिया, फिर यहाँ का नीचे आएगा, आप कैसे लगेगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मतलब ब्लाइंड मतलब किसी भी ट्रेड में नहीं एंट्री ले लेना है, समझ गए, एंट्री किसी भी ट्रेड में ऐसा ही नहीं ले लेना है कि मेरा ट्रेड निकल जाएगा, अरे या तो नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा चलिए ठीक है, आपने मान के चलिए
यहाँ अगर बाय किए, जब यहाँ प्रॉफिट ले लेते, आप यहाँ बाय कर लेते, तो यहाँ से यहाँ क्या होता, फिर आपका ऐसे लगता लॉस होता, समझ गया। तो मतलब किसी भी ट्रेड में ऐसा ही बिना टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल का ऐसा ही फॉर्मों में एंट्री नहीं लेना चाहिए, समझ गए। उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। अब देखिए पाँचवा में क्या, जो शेयर मार्केट या फिर में लॉस होता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कुछ भी, उसमें देखिए पैनी स्टॉक का लालच। अरे ये स्टॉक क्या होगा, मल्टी बैगर बनेगा, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, अगला मल्टी बैगर यही बनेगा। मल्टी बैगर मतलब क्या, कि आपका जो पैसा को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना कर दे, वो स्टॉक क्या रहता है, मल्टी बैगर कहलाता है, समझ गए। ऐसा स्टॉक है भी, लेकिन वो क्या है, 100 में मात्र 5 से 7% ही होता है, 5 से 7%, 100 में तो नहीं, मतलब 100 में 5 गो से 7 गो ही होगा आपको जो कि मल्टी बैगर बनता है। पहले जो बन गया वो छोड़ दीजिए, अब जो मान के चलिए जो बनता है 100 को में सोच लीजिए 5 से 7 ही बनता है मल्टी बैगर। अब 100 में, क्योंकि शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में करीब 5500 प्लस लिस्टेड है कंपनीज NSE BSE में, 5500 प्लस में। अब उसमें बनेगा 100 गो में 5 से 7 गो, 5 गो ही मान के चलिए, समझिए। अब अगला कौन बनेगा, उसमें भी आपको देखिए, मैं बात समझिए, उसमें भी आपको उसमें देखना होगा टेक्निकल एनालिसिस, उसमें डेप्थ कितना है, फंडामेंटल देखना होगा, वो क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फाइनेंशियल देखना होगा, उसमें ऋण कितना है, उसका डेप्थ कितना है, कंपनी का क्या आगे जो कंपनी मान लीजिए है वो इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो ये सब देख करके अब मान के चलिए किसी में भी अंधाधुन नहीं कि चलो लगाते आँख मूंद के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो पाँचवा में मैंने क्या बताया कि पैनी स्टॉक का लालच में नहीं रहना चाहिए। अरे ये स्टॉक का तो, ये शेयर का प्राइस तो 5 रुपया है, अगला मल्टी बैगर बनेगा 50 रुपये हो जाएगा, तो मेरा तो 10 गुना ऐसा ही हो गया। तो मैंने क्या बताया कि 5 रुपये का शेयर जो प्राइस है, ऐसा तो आपको शेयर मार्केट में बहुत मिल जाएगा, छोटा मोटा कंपनी जो पैनी स्टॉक रहता है, लेकिन वो जाएगा 50 रुपये कि नहीं जाएगा आपको पता है नहीं ना। तो आप लोग क्या करते हैं, अंधाधुन लगा दी पैनी स्टॉक में, समझ गए। लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गया रहता है उसमें वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, समझ गया। और अधिकतर पैनी स्टॉक में ही खेला हो जाता है, उसमें ही छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है, समझ गए। तो पैनी स्टॉक का चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ गए। उसमें भी क्या होता है, पैनी स्टॉक में लगा दिए 5,000 10,000 कि ऊपर जाएगा, 5 का अगर 10 भी होगा तो मेरा दुगना हो जाएगा, लेकिन वो 5 का क्या होगा, वो और नीचे आ जाता है। पैनी स्टॉक कौन रहता है, उसका अमूमन प्राइस देखिएगा 5 रुपये से 50 रुपये का बीच में रहता है उसका प्राइस, मतलब शेयर का एक कीमत का रखिएगा 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 60 रुपये भी होता है। तो सब स्टॉक रहता है, पैनी स्टॉक रहता है कि अगला 1-2 साल में चला जाएगा तो मेरा मल्टी बैगर हो जाएगा स्टॉक, तो उस सब में नहीं लगाना चाहिए, समझ गए। ये सब मिस्टेक होता है, खासकर बिगिनर्स यही सबका चक्कर में रहते हैं। और मैंने आपको बताया ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है ये, ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन है ये, रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही घातक होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, समझे, रिवेंज ट्रेडिंग। अरे मेरा एक ट्रेड में लॉस हो गया 1,000 लॉस हो गया है, मुझे क्या करना है, इसको रिकवर करना है। तो रिवेंज बोलिए या फिर रिकवर बोलिए, दोनों बात सेम ही है। इसी में शामिल होता है ओवर ट्रेडिंग। तो मतलब ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है आपको रिवेंज ट्रेडिंग। मेरा इस ट्रेड में 1,000 लॉस हो गया, मैं इसको रिकवर करूँगा। होता क्या है, रिकवर तो ये होगा नहीं, चलिए एक बार हो भी गया ना तो बार बार रिकवर नहीं होगा, अंत में आपको 1,000 का 5,000 ले जाएगा मार्केट, समझे, 1,000 का 5,000 ले जाएगा, समझ गए। तो ये रिवेंज जो ट्रेडिंग रहता है ना, ये ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, लॉस रिकवर करना है आपको। अपने मार्केट को लॉस लिया, एसएल दिया या जो भी दिया, 500 रुपये 1,000 रुपये जो भी आपका लॉस हो गया, निकल जाइए उसमें, देखिए कि मेरा लॉस क्यों हुआ है, आप उसमें देखिए मेरा लॉस क्यों हुआ, उसमें एनालिसिस कीजिए, यार यहाँ मिस्टेक हुआ ये वो, ना कि इसको फिर रिकवर करने का सोचिए, समझे। ये क्या होगा, रिकवर होगा, लेकिन क्या होगा, ये बाद में होगा, समझे। ये आपको होगा लेकिन बाद में होगा रिकवर, जब अच्छे से आप सीख जाइएगा तो उसके बाद ही हो पाएगा ये, समझ गए, ठीक है। तो डबल का चक्कर में, इसका चक्कर में रहना चाहिए, रिवेंज तो आपको भूल जाना चाहिए कि रिवेंज ट्रेडिंग करूँ, ठीक है। अब सातवां में देखिए, प्रॉपर आपको
कैपिटल का, प्रॉपर कैपिटल का आपको मैनेजमेंट सही नहीं रहने से चला जाएगा। मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का आपको कितना लॉस लेना है? 1 लाख रुपए का, तो पहला तो 1 लाख रुपए आपको तुरंत डीमेट अकाउंट में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो चलिए आप डीमेट अकाउंट में डाल भी दिए ना, तो उसमें जो ट्रेड ले रहे हैं ना, मात्र 10,000 का, मात्र 10,000 का, मात्र 10,000 का आपको ट्रेड लेना है। और उसमें भी आपको 5 से 10% का लॉस लेना है, 5 से 10% का। बात समझे? आपके पास 1 लाख रुपए है, देखिए 1 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास है, 1 लाख रुपए, तो उसमें से भी आपको 10,000 का ट्रेड लेना है, ना कि पूरा कैपिटल लगा देना है। अब 10,000 में से भी आपको 5 से 10% का लॉस लेना है, यानी 500 से 1,000 का, समझ गए? तो पूरा कैपिटल भी आपको नहीं लगा देना है। तो 7वां मिस्टेक बहुत को यही करता है कि पूरा कैपिटल लगा देता है, कोई मतलब लिमिटेड ही नहीं है कि कितना लॉस लेना है। 1 लाख का हो गया, 5,000, 7,000, 10,000 लॉस, दूसरा तीसरा ट्रेड मतलब 4, 5, 7 ट्रेड में पूरा खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग भी हो रहा है, रिवेंज ट्रेडिंग भी हो रहा है, ये सब कहाँ जाएगा? ब्रोकरेज भी जा रहा है, समझ गए? और जैसे मैंने आपको बता दिया, न्यूज वगैरह का बेस पे तो करना ही नहीं है, 8वां मान के चल सकते हैं इसमें। न्यूज पर जैसे कि वो स्टॉक लिया, ये स्टॉक में इतना का प्रॉफिट हो गया क्वार्टरली या फिर फाइनेंशियल, इसमें इतना डिविडेंड, ये वो जो, तो समझ गया, ये कंपनी को इतना का करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, ये सब। तो ये सब क्या है? थोड़ा सा स्टॉक देखिएगा ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? फिर नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ बाय किया तो यहाँ से लॉस हो जाएगा आपको। तो न्यूज पर एंट्री नहीं करना है, समझ गए? हाँ वो जाएगा, लेकिन क्या करेगा, ऊपर पहले पहुँचा देगा थोड़ा सा, यहाँ छोटा छोटा इन्वेस्टर घुस जाएगा, सब थोड़ा सा नीचे लाएगा, यहाँ सब ट्रैप हो गया, फिर जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तो फंस जाइएगा ना। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है ये सब में कि किस पे क्या कब ट्रेड लेना है, क्योंकि क्या करता है, जैसे कुछ न्यूज बेस्ड आया वो, जैसे कोई भी स्टॉक का, तो वो क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक चला जाएगा। अब क्या करेगा इन्वेस्टर, सब छोटा मोटा रिटेलर्स यहाँ घुस जाएगा और क्या करेगा, फिर नीचे ले आएगा, लो जहाँ था वहीं आ गया। अब ये जाएगा, लेकिन कब जाएगा? ये धीरे धीरे 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जाएगा। अब तो यहाँ फंस गए, समझ गए? तो ये सब आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए 9वां में मान के चल सकते हैं आप, इसको रख सकते हैं, तो साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं है, फियर, डर, ग्रीड, होल्ड करना है नहीं करना है, समझ गए? मतलब साइकोलॉजी कंट्रोल है ही नहीं आपका। कोई भी ट्रेड लिए, अरे ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपको डर लग रहा है, अरे यहाँ से मेरा 1,000 प्रॉफिट दिख रहा है, ये ट्रेड मेरा आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको 1,000 प्रॉफिट भी दिख रहा है, अरे क्या करे, बुक कर ले कि भी चला जाएगा। क्या होगा, 1,000 फिर वो नीचे आ जाएगा, 500 आ गया प्रॉफिट, कितना हो गया, 500 प्रॉफिट आ गया। अरे 1,000 बुक कर लेना चाहिए था, 500 आ गया, अब आ जाएगा 200। तो आपका क्या है, ये आपका साइकोलॉजी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, आपको यहाँ फियर भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, अरे लगता है 1,000 दे रहा था, 200 आ गया, लगता है फिर मेरा 500 का एसएल ही मार देगा, या चलो 300 का एसएल मार देगा, कितना 6,000 बुक कर लेते। वो क्या करेगा, 200 से वो 100 आपका प्रॉफिट दिखाएगा, 100 दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, लगे आपको निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, फिर वो 100 से फिर ऊपर जाके आपको 2,000, यह हो सकता है कि आपने 1,000 में बुक कर लिया, लेकिन वो जाता कितना, 5,000, समझ गए? आपने बुक कर लिया 1,000 में, ठीक है, लेकिन वो ट्रेड आपका सही था, वो कितना देता आपको, 5,000। लेना कि आपको ग्रीड कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि आपको 500 भी दिखा दिया, नीचे आ रहा था, हो सकता है आपको एसएल काटता, लेकिन आपको क्योंकि मार्केट तो डायरेक्ट ऐसे नहीं चल जाता है ना, वो ऐसे थोड़ा नचाएगा आपको, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाता है, या नीचे भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, कभी आया तो ऐसे आ जाता है बहुत तेज़ी से के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको साइकोलॉजी आपको कंट्रोल करना होगा मार्केट में, फियर, डर, लालच, ग्रीड, ये सब नहीं करना होगा। आपका अगर ट्रेड अच्छा है तो उसको आप एकदम प्रॉपर एसएल के साथ होल्ड कीजिए, समझ गए? और जो 10वां में आपका, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया था, फिर से बता देता हूँ आपको, प्लान के बिना आपको ट्रेड नहीं करना है, कि कोई भी प्लान है ही नहीं, कोई मतलब स्ट्रेटजी नहीं है, गेमलिंग, अरे चलो आज ट्रेडिंग ये आज एक्सपायरी है, जीरो हीरो कर देते हैं, जीरो हीरो, समझे? आएगा या जाएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, गेमलिंग के टाइप पे लगा दो, इधर भी 10,000 का पुट में भी, कॉल में भी 10,000, दोनों साइड लगा दिए, 10,000 कॉल में भी लगा दिए आप, और क्या लगा दिए, पुट में भी लगा दिए,
समझ गया, कॉल में भी लगा दिए, समझे। देखिए कॉल में भी लगा दिए, ये नीचे जाएगा तो आपको यहाँ से लॉस नहीं होगा, पुट में जाएगा तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पुट में प्रॉफिट आपको पता है, मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल का ऑप्शन बाय करते, नीचे जाता है पुट का ऑप्शन बाय करते। तो दोनों में क्या किए, 10-10 शेयर लगा दिए, 10 इसमें भी और 10 इसमें भी, समझे। 10 के दोनों में लगा दिए, मतलब इसको बोलते हैं हीरो जीरो। अब ये नहीं पता एक्सपायरी है, बिगनर्स क्या है, साइडवेज मार्केट रह गया, तो आपको ये ऐसे भी मेल्ट होके 10 के का 5 के 4 के होके ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके डायरेक्शन में एक तरफ चला गया तब ये कॉल साइड मान के चलिए 10 का 12-15 होगा और ये आपको 7-8-6 होगा, ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो आप गैम्बलिंग के टाइप पे कीजिएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आपको यहाँ से लॉस होगा, समझ गए। तो ये मैंने आपको 10 मिस्टेक्स जो है बताया जो कि बिगनर्स करते हैं। अगर इसको कंट्रोल कर लिए ना तो 90% जो इतना लॉस है ना, ये आप 10% में आ जाइएगा, समझ गए। तो सोचिए, समझ गए। इसीलिए 90% ट्रेडर्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ये सब जो मिस्टेक्स होता है इसके कारण उनका लॉस हो जाता है, समझ गए। तो बिगनर्स के लिए समझिए एक तरह का ये जितना मैंने आपको पॉइंट बताई है, एक तरह का आप कंट्रोल कर लिए तो पूरा आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल में आ जाइएगा। 10% जो प्रॉफिटेबल है, 90% में 10% ही प्रॉफिटेबल है, 90% लॉस में है। तो क्यों है, इसी सब के कारण लॉस में है। जो आपको टोटल जब मैंने आपको बताया ना, इसी के कारण लॉस में, समझ गए। तो ये सबको कंट्रोल कर लीजिए, बिना प्लान का आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, साइकोलॉजी कंट्रोल करना है आपको, न्यूज़पेपर पे आपको ट्रेड नहीं करना है, या फिर टेलीग्राम टिप्स किसी का चक्कर में मतलब नहीं करना है। प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट करना है आपको, कैपिटल का पूरा मैनेजमेंट करना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है वो नहीं करना है, अरे मुझे रिवेंज, मेरा तो 1000 चला गया, इसको मुझे किसी तरह रिकवर हो जाए, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, यही सब होता है। पैनी स्टॉक का चक्कर में अगला मल्टी बैगर, अगला पैनी स्टॉक, अगला मल्टी बैगर बनेगा। किसी का कॉल टिप का चक्कर में मल्टी बैगर बनेगा, वो नहीं करना है। किसी का टिप्स पे मैंने बता दिया, टेलीग्राम टिप्स, अरे ये तो दिखा रहा है इसका तो आज इतना का प्रॉफिट हो गया, वो क्या करेगा, टिप्स देगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देगा टेलीग्राम, ये वो मेरे साथ मैं आपको टिप्स दूंगा, ये वो सब तो नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग रहता है वो आपको नहीं करना है। स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है, बिना मतलब सीखे करने वाला ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सब 10 अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको यहाँ से फिर लॉस नहीं होगा, समझ गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।